वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई चैनल। इस नावल के तमाम तर्जुमला हकूक़ मुसन्नफ़ा के नाम महफूज हैं। अहमद इनके यहाँ आए हुए थे, तब से वो अपना कमरा बंद किए इसमें मुकीद थी। नवीरा को इनके सामने जाते हुए एक अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। इनसे इसका शुरू से ही एक पुरतकल्लुफ़ ताल्लुक़ था। वो बहुत कम इनके यहाँ आते, जब भी आते नबील भाई या अम्मा के साथ बातें करके चले जाते थे। आज मंगनी के बाद पहली दफ़ा वो इनके घर आए थे। पेशे के लिहाज से वो उस्ताद थे। गुज़िश्ता साल से एक दो कॉलेजेस में इन्होंने इकनॉमिक्स वगैरह पढ़ाकर तदरीस का आगाज़ किया था। वो अपने ख़ानदान के ज़हीन तरीन शख्स थे। फिर इनकी एकेडमी भी थी। पहले वो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पीरियड लेते, इसके बाद का सारा वक्त वो अपनी एकेडमी में होते, जबकि इनके ख़ानदान के बाकी अफराद ज़ाती कारोबार या बिज़नेस वगैरह करते थे। सिर्फ उनका शुरू से ही रुझान तदरीस की जानिब था, इसीलिए सबकी मुखालफत के बावजूद वो इस जानब आए। अपने इस काम से वो मुतमईन थे। MBA किया हुआ था। चाचा जान का ख्याल था कि वो इनका बिज़नेस में हाथ बटाएं, मगर फिर इनके शौक़ को देखते हुए इन्होंने इन्हें मजबूर नहीं किया। इनका ख्याल था कि इनके बाद इन्हें ही सारा कुछ संभालना हो गया। फ़िलहाल वो अपना शौक़ पूरा कर लें, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। इनके ख़ानदान में पर्दे का ख़ास एहतमाम तो नहीं था, मगर मंगनी एक ही जगह पर हुई थी। दोनों घरों में यूं बेधड़क आना जाना भी नहीं था। मंगनी के बाद नवीरा तो एक दफ़ा भी ना गई थी। चचा जान, इनकी बेटियां और चची जान सब कितनी बार कह चुकी थी, मगर नवीरा हिजाब से इनकार कर देती। चचा जान को नबील भाई से कुछ काम था, इसलिए इन्होंने नवाज अहमद को इनके घर भेजा था। भाभी आते जाते इसे छेड़ रही थी। वो एहतजाजन अपने कमरे में बंद हो गई थी। खाना इसने भाभी के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन अब मोहतरमा नवीरा साहबा बाहर तशरीफ़ ले आए। खाने पर अम्मा हजूर आपको याद फरमा रही हैं। जब भाभी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वो एक किताब की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ थी। मुझे भूख नहीं है, इसने किताब से नज़रें हटाए बगैर कहा, तो भाभी ने आगे बढ़कर इसके हाथ से एक किताब छीन ली। वो इन्हें घूरने लगी। बहाना नहीं, तुम्हारे मोहतरम नवाज साहब तो तुम्हारा खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं और तुम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठी हो। वो बज़ाहिर संजीदा थी, मगर इनकी आंखों से फूटती मुस्कुराहट पर वो झिला उठी। भाभी, वो जिच होते हुए बोली, चलो शाबाश, उठो, हमारे यहाँ ऐसा भी कोई ख़ास पड़ता नहीं है। इन्होंने इसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो कन्फ्यूज़ हो गई, मगर भाभी, वो अम्मा और भाई की मौजूदगी से घबरा रही थी। भाभी हंसती, एक ही ख़ानदान में रिश्ता जुड़ने से ये सब चलता है और इसमें कबाहत भी नहीं है। बस चलो, अम्मा ने तुम्हें खुद बुलाने को कहा है, तो इसका यही मतलब है ना कि तुम्हारा नमाज का सामना करने पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं, बल्कि इनकी अपनी भी यही मर्ज़ी है। अब कि इन्होंने वाकई संजीदगी से कहा तो वो खामोशी से दुपट्टा दुरुस्त करके भाभी के साथ बाहर निकल आई। अम्मा, नवाज और नबील भाई डाइनिंग टेबल पर शायद इसी के मुंतज़िर थे। वो अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो रही थी। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही निगाहों का पहला तसादम नवाज फारूक से ही हुआ। नवीरा ने घबराकर नज़रों का ज़ाविया बदला। अस्सलाम वालेकुम, इसने मुश्तरका सलाम किया, फिर आगे बढ़कर अम्मा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। अम्मा गुड़िया को गोद में बिठाकर खाना खिला रही थी, जबकि नबील भाई और नवाज भी खाना शुरू कर चुके थे। नवाज, ये चावल ज़रूर लेना, नवीरा ने अपने हाथों से बनाए हैं। वो खामोशी से सर झुकाए खाना खा रही थी। जब भाभी की आवाज़ पर इसने घबरा कर देखा, भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट रक्सा थी, जबकि इनके यूं कहने पर अम्मा के साथ साथ नवाज और नबील भाई भी हंस दिए। नवीरा का जी चाहा कि अपना सर पीट ले। इसने वाकई चावल पकाए थे, मगर भाभी तो, जी भाभी, मैं ज़रूर टेस्ट करूंगा, नवाज ने मुस्कुरा कर कहा। नवीरा इसी की जानब देख रही थी। एक नज़र नवीरा पर भी डाली। इसने जल्दी से सर झुका लिया। उफ, क्या मुसीबत है। इसे भाभी पर गुस्सा आने लगा। खामोशी से खाना खाया। टेबल से सबसे पहले अम्मा उठी। गुड़िया बिने तंग करने लगी थी। नवीरा ने इसे लेना चाहा, मगर अम्मा इसे लेकर बाहर निकल गई थी। इनके निकलते ही भाभी की रगे शरारत फट गई। नवाज, सामान घर पर रख कर आए हो? भाभी मुस्कुरा कर पूछ रही थी। इन्होंने उलझ कर इन्हें देखा, मगर इनकी आंखों में मचलती मुस्कुराहट देखकर हंस दिए। फिलहाल तो नहीं। बहुत आराम से तौलिया से हाथ साफ करते हुए इन्होंने कहा, मुझे तो यही लग रहा है तुम्हारी ससुराल बाद में पहले चचा का घर है। कुछ बोलो, मुझे तुम्हें उकसाना पड़ रहा है। मसला क्या है? इन्होंने दिलचस्पी से इन्हें देखा, जबकि नबीलन की हल्की फुल्की नोक-झोंक पर मुस्कुरा रहे थे। मसला ये है कि आज नवीरा ने चावल बहुत मज़ेदार पकाए हैं। इनकी तान फिर वहीं आकर टूटी थी। नवीरा ने खा जाने वाली नज़रों से इन्हें घूरा, जबकि बाकी दोनों ने कहे लगाए, चले जी, मैं कह देता हूँ। इन्होंने मुस्कुरा कर चेहरा नवीरा की तरफ किया तो वो एकदम जम सी गई। नवीरा, चावल बहुत मज़ेदार थे, अब खुश? इसे झिंपे देखकर वो फौरन भाभी से पूछ रहे थे, जिनके चेहरे की चमक दीदनी थी। हाँ, और चाय पी कर जाना, नवीरा बनाएगी। आखिर में उन्होंने फिर कहा। अब के नवीरा भी हंसने लगी। कम अज़ कम इनके नॉर्मल अंदाज से इसकी घबराहट ज़रूर कम हुई थी। वो खाना खा चुकी थी, इसलिए टेबल से उठ खड़ी हुई।
नवाज ने इसे देखा। सादा घरेलू लिबास में वो अपने साफ शफाफ चेहरे की खूबसूरती समेत आंखों को घेरा कर रही थी। तुम कहाँ चली? भाभी ने पूछा। किचन में चाय बनाने। इसका इत्मीनान बहाल हो चुका था, इसलिए आराम से जवाब दिया। नहले पे दहला इसी को कहते हैं। नबील भाई भी खुलकर हंसने लगे। वो फौरन वहां से निकली। इसने किचन में आकर चाय का पानी ही चूल्हे पर चढ़ाया। फ्रिज से दूध निकाल कर पलटी तो भाभी बर्तन लेकर दाखिल हुई। नवीरा को इनकी फजूल गोई पर तब चढ़ी हुई थी। वो बर्तन सिंक में रख कर पलटी तो इसने मसनूई गुस्से से कहा, आप बताएं। बड़ी हाँक रही थी उधर। नवीरा ने चावल बहुत मज़ेदार पकाए हैं। कमर पर हाथ रखे वो इन्हें घूर रही थी। मैं तो अच्छी भाभी का किरदार अदा कर रही थी। नवाज पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इन्होंने इसकी बातों को बगैर किसी खातिर में लाए बड़े आराम से कहा, बल्कि इनका हवाला देकर चढ़ाया। बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही थी। दिल तो चाह रहा था कि आपकी जुबान बंद कर दूं। वो घूर कर दूध उबलने पर पानी डालने लगी। वैसे इस लिबास में खूब रही हो। बड़े गौर से नवाज देख रहा था तुम्हें। वो जिम से गई। भाभी प्लीज मुझे कंफ्यूज नहीं करें। इसने पलट कर शिकवा करा नजरों से इन्हें देखते हुए कहा तो वो हंसते चली गई। कसम से नवीरा, यहाँ नवाज होता तो वो फिदा हो जाता तुम पर। लो, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। यकीन नहीं आता तो इससे पूछ लेना। वो अब भी बाज नहीं आई थी। अगर आप इसी तरह की फजूल बातें करते रहेंगी तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। फिर चाय भी खुद ही बना कर दीजिएगा। इसने मुंह बनाकर कहा। भाभी ने आगे बढ़कर इसके गले में बाहें डाल ली। मैं तो तुम्हारा दिल बहला रही हूँ। इस डल लाइफ में थोड़ा बहुत मजाक होना चाहिए। नवाज भी कम गो संजीदा सा शख्स है और तुम भी ऐसी हो। बदलो थोड़ा सा खुद को। मंगनी का पीरियड इसीलिए होता है। शुक्र करो इस जैसा शख्स तुम्हारे हिस्से में आया है। नवीरा ने मुस्कुराकर इनके बाजू पर अपने हाथ रख दिए। भाभी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत खौफ महसूस होता है जब भी मैं ये तसव्वुर करती हूँ कि आइंदा ज़िंदगी मुझे नवाज अहमद के साथ गुजारना होगी, तो एक सवालिया निशान मेरे सामने आ जाता है कि चेहरे गुटमुट हो जाते हैं। मैं आंखें बंद करती हूँ तो इनकी जगह दूसरे लोगों के चेहरे आ जाते हैं और मेरा दिल अजीब तोहमात का शिकार होने लगता है। ऐसे में आपका मजाक मेरे दिल पर एक अजीब सी चोट लगाता है। मैं अपने जज्बात को बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरे साथ ज़रूर कुछ होने वाला है। इसकी आंखों में अजीब सा रंग और खौफ था। भाभी ने इसे कंधों से थामकर इसका रुख अपनी जानिब किया। क्या कह रही हो? वो हैरान थी। मैं सच कह रही हूँ। मेरे अंदर की यही कैफियत है। नवाज को देखकर भी मेरा दिल अंदर से इसी तरह खौफजदा होता है। ऊपर से आपकी छेड़छाड़। मैं डबल माइंडेड हो रही हूँ। भाभी पर सोच नज़रों से इसका सुबह रोशन साफ चमकता चेहरा देखने लगी। चाय उबलने की आवाज़ पर नवीरा फौरन पलटी। आंच धीमी करके इसने चाय में चीनी डाली। तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? पीछे से भाभी की आवाज़ पर भी वो ना पलटी। मैं खुश हूँ। ये अम्मा, भाई, चचा वगैरह सबका मुश्तरका फैसला है, लेकिन इस रिश्ते से मेरे अंदर की दुनिया अजीब तूफान की जद में आ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी ने इसकी बात पर पुरसकून सांस ली। शुक्र है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अचानक किसी ऐसे शख्स से एक ऐसा तलक जुड़ जाना जो कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं, तो कुछ अरसे तक यही कैफियत रहती है। ये फितरी बात है। तुम नमाज को ज़हनी तौर पर मुतमईन होकर कबूल करने की कोशिश करोगी तो खुद ब खुद दिलो दिमाग पुरसकून हो जाएंगे। भाभी इत्मीनान से कह रही थी। नवीरा एक गहरी सांस फजा में मुंतकिल करके कैबिन से मग निकालने लगी। भाभी के जवाब में इसने कुछ भी कहने से एतराज़ बरता था। नौशीन और ज़रश की खुशी देखने के काबिल थी। बहुत अरसे बाद यूँ डिनर पर उस्मान भाई इनके यहाँ थे। उस्मान अहमद, फराह, पापा, मामा, नौशीन, उस्मान अहमद और वो खुद डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाने से ज़्यादा खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। पापा उस्मान और उस्मान अपने बिजनेस की बातें कर रहे थे, जबकि तीनों लड़कियां अपने अपने कॉलेज, पढ़ाई और दोस्तों की जिक्र में उलझी हुई थी। शाइस्ता बेगम दोनों तरफ की गुफ्तगू सुन रही थी। चाची अम्मी, यकीन करें ज़रश सब उस्ताज़ा तो एक तरफ पूरे कॉलेज की फेवरेट स्टूडेंट है। इस दफ़ा भी पिछले हफ्ते होने वाले टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स ज़रश के ही थे। मेरे तीसरे नंबर पर थे। फरा खाना खाते हुए चची को बता रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर ज़रश को देखा। वो लापरवाही से खाना खा रही थी। ज़रश सिर्फ ज़हीन ही नहीं बल्कि हर साल पोजीशन भी लेती थी। नसाबी और गैर नसाबी हर तरह की सरगर्मियों में वो न सिर्फ हिस्सा लेती बल्कि शानदार कामयाबी भी हासिल करती। गोल्ड मेडलिस्ट थी। इन्हें अपनी ज़रश पर फ़ख्र महसूस था। हर कोई इसे सराहता था और वो थी भी सराहे जाने के लायक। तुम्हारे नंबर क्यों कम थे? उस्मान अहमद की सारी तवज्जो इसकी जानब थी। भाई और चचा से गुफ्तगू करने के बावजूद वो फरा को सुन रहा था। एकदम इन्होंने पूछा तो ज़रश हंस दी। अब भाई ना पहाड़ के नीचे और करो तारीफें, वो चहकी। सऊद अहमद भी मुस्कुरा दिए। उस्मान के होंठों पर भी मुस्कुराहट उभर आई। जहाँ ज़रश बीबी हूँ वाला वहाँ भला किसी और की दाल कहाँ गलने वाली है? फरा ने इत्मीनान से कहा तो शाइस्ता समेत सब हंस दिए। उस्मान भाई, मुझे तो कुछ जलने की बू आ रही है। नौशीन फरा को छेड़े बगैर न रह सकी। मैं क्यों जलने लगी ज़रश से?
बल्कि मुझे तो फ़ख्र महसूस होता है जब हर उस्ताद, हर लड़की सिर्फ़ और सिर्फ ज़रिश की तारीफ़ करती है। इसने बुरा मानकर नौशीन को देखते हुए फ़ौरन तरदीद की। उस्मान अहमद ने बगौर देखा। खाना खाती हुई वो लापरवाही से मुस्कुरा रही थी, यूँ जैसे ये तारीफ़ें इसकी नहीं किसी और बंदे की हो रही हों। इन्हें इसकी यही बात तो अच्छी लगती थी। इनके होंठों पर दिलफरेब सी मुस्कुराहट सिमट आई। ला तल्लक बेपरवाह से अंदाज़। अब बस भी करो, ज़्यादा तारीफ़ें ना करो, ये ना हो कि कल सुबह ज़रिश बीबी उठे तो बिल्कुल बदली हुई हूँ। नौशीन अब ज़रिश को छेड़ रही थी। ज़रिश ने फ़ौरन खाने से हाथ खींचा। मामा देख लें नौशी क्या कह रही है। मैं क्यों बदलूंगी, बल्कि मेरे अंदर तो और ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ने का जज्बा पैदा हो गया है। इसने फ़ौरन मामा को घसीटा तो वो मुस्कुरा दी। चुप होके खाना खाओ तुम लोग, बाद में बातें कर लेना, इन्होंने टोका। सब खाना खाकर टेबल से उठ गए। इन तीनों ने मुलाजमा के साथ मिलकर न सिर्फ बर्तन उठवाए बल्कि किचन की सफाई भी की। इस दौरान ज़रिश ने चाय तैयार कर ली थी। शुरू करने की जिम्मेदारी नौशीन के सर डालकर वो दोनों अपने कप उठाकर ऊपर टेरेस पर चली गई। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी मौतर हवा चल रही है। रेलिंग पर झुकते हुए ज़रिश ने कहा। फराह ने भगौर से देखा। लापरवाह सा मासूम हुस्न था। खिलखिलाती हुई हंसी के साथ वो दिल में घुट रही थी। वो उस्मान भाई के साथ यहाँ आ तो गई, मगर अब घर की फिक्र भी सताने लगी थी। न जाने अम्मी का क्या रिएक्शन हो सकता है। वो अभी तक अपने कमरे से ही ना निकली हूँ, वो सोच रही थी। मगर ये कैसे मुमकिन है कि मैं उस्मान भाई के साथ इधर आ गई हूँ और इन्हें खबर ना हो। कहाँ हो तुम? वो न जाने सोच की वादियों में कहाँ जा निकली थी। जब ज़रिश ने ज़ोर से पूछा तो वो चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। कुछ नहीं यार, मैं अम्मी के बारे में सोच रही थी। लगता है आज फिर अम्मी और अब्बू के दरमियान कोई मार्का हुआ है। जब से मैं कॉलेज से घर वापस गई हूँ वो कमरे में बंद है। उस्मान भाई मुझे यहाँ ले आए थे, हम लोग इन्हें बताए बगैर आए हैं। पता नहीं इनका क्या रिएक्शन हो। ओह वेरी सैड। ज़रिश कई लम्हे तक खामोश रही। फिर इस खामोशी को नशीन की आमद ने तोड़ा। क्या बात है, तुम दोनों बहुत खामोश है, खैरियत है ना? फरा की गीली आंखों और ज़रिश को होंठ को चलते देखकर नशीन पूछे बगैर न रह सकी। कुछ नहीं, बस वो ताई अम्मी की बात हो रही थी। फरा बता रही थी कि आज फिर ताया अबू और ताई अम्मी के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है। चाय के छोटे छोटे सिप लेती ज़रिश ने बताया। ओह, मगर झगड़ा हुआ किस बात पर? कुर्सी घसीट कर बैठते हुए नशीन ने पूछा। फरा भी साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी, जबकि ज़रिश रेलिंग के साथ ही खड़ी रही। ये तो इल्म नहीं, मगर जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है अम्मी अब्बू में आजकल सिर्फ और सिर्फ उस्मान भाई की शादी के मामले पर ही झगड़े हो रहे हैं। फरा ने संजीदगी से बताया। ज़रिश तो चौंकी ही, मगर नशीन ने भी चौंक कर ज़रिश को देखा। अरे हाँ फरा, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। फिर क्या फैसला हुआ? ज़रिश भी करीब आ गई। फरा ने सर उठाकर इसे देखा, फिर नशीन को। नशीन ने फौरन नजरें फेर ली। फरा को समझने में सिर्फ एक पल लगा। ओह, तो नशीन सब जानती है। वो एक गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ भी नहीं, आज के वाक़ये का मुझे इल्म नहीं है कि नौबत कहाँ तक पहुँची। वो कुछ तलख सी होने लगी। नशीन, तुम्हें पता है ताई अम्मी फौजी आपी से उस्मान भाई की शादी करना चाहती हैं, मगर ताया अबू नहीं मान रहे। ज़रिश ने नशीन को बताया। अपनी तरफ से वो इंकशाफ कर रही थी, मगर नशीन पुरसुकून थी। हाँ मैं जानती हूँ, फुप्पो के यहाँ थी जब कैसरा खाला वहाँ आई थी, बहुत कुछ बता रही थी, तभी मुझे इल्म हुआ। फरा ने हैरत से देखा। फिर तो नशीन ये भी जानती होगी कि अबू किसका नाम ले रहे हैं। वो बगैर नशीन को देखने लगी। फरा, उस्मान भाई हमें बहुत अजीज हैं। फौजिया जैसी लड़की का इनके साथ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मगर नशीन कुछ कहते कहते रुक गई। मगर ताया अब्बू जो चाह रहे हैं वो तभी मुमकिन है जब ताई अम्मी राजी हों, वरना कुछ भी मुमकिन नहीं। नए रिश्ते पुरानी रंजिशें ख़त्म करने के लिए किए जाते हैं, ना कि नए तल्लक पुरानी रंजिशों को मज़ीद मजबूत करें। ज़रिश के कुछ पल्ले न पड़ा। नशीन खामोशी से चाय की चुस्कियां भरने लगी। फरा ने चुपचाप दोनों की सूरतें देखी। ज़रिश को देखा, फिर मुस्कुरा दी। काश अम्मी राजी हो जाएं। उस्मान भाई के साथ ज़रिश कितनी चचेगी, इतनी प्यारी सी, मासूम सी तो है। वो मुसलसल ज़रिश को देख रही थी। वो ज़रिश को बहुत चाहने के बावजूद ये बात ना बता सकी, और अली को भी इसने सख्ती से मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि ज़रिश इनके घर में हर रोज़ होने वाले झगड़े की असल वजह को जान ले और इसकी दिल आज़ारी हो। छोड़ो इस टॉपिक को, मैं तुम दोनों को बोर करने नहीं आई, बल्कि यहाँ फ्रेश होने आई हूँ। तुम बताओ नौशी, तुम्हारे ससुराल में से भी कोई आया गया है? फरा ने इस बोझल सी खामोशी से घबरा कर फौरन गुफ्तगू का मौजू बदला। तो ज़रिश हंस दी। तुम तो इसके ससुराल का पूछो ही मत। नौशी की सास का बस चले तो मोहतरमा यहाँ ही डेरा जमा ले। यह बहाना करके कि जब तक मैं अपनी चांद बहू को देख ना लूँ मुझे नींद नहीं आती। ज़रिश को तो मौजू चाहिए था, फौरन नशीन को छेड़ने पर तैयार रहती। बको मत अब तुम लोग, वो इतना ज़्यादा भी नहीं आते, बस कभी हफ्ते में एक चक्कर लगाते हैं। नौशीन फौरन जिम कर कहने लगी तो दोनों हंस दी। सुना तुमने फरा, कभी हफ्ते में? भमच काती ज़रिश नौशीन का रिकॉर्ड लगाने को बेताब थी। तो और क्या, दिल में तो लड्डू फूटते होंगे, बल्कि ख्वाहिश होगी कि काश रोज़ाना आंटी यहाँ तशरीफ़ फरमा हो।
फरा क्यों पीछे रहती? नशीन का चेहरा सुर्ख होने लगा। तुम दोनों बाज आ जाओ वरना। खाली मग दिखाते वो धमकी दे रही थी। वरना क्या बोलो? दोनों इसे जिज कर रही थी, बल्कि जरिश तो बकायदा चिढ़ा रही थी। पता नहीं ये सिलसिला कितना तूल पकड़ता अगर उस्मान अहमद सीढ़ियां चढ़ते ऊपर ना आ जाते। नौशीन जरिश के जवाब में कुछ कहते कहते रह गई। फराग घर चलें, बहुत देर हो गई है। आते ही इन्होंने घड़ी देखते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी? अभी तो मैंने आपसे कोई बात नहीं की। जरिश उस्मान अहमद को इतनी जल्दी जाते देखकर फौरन कहने लगी। उस्मान ने एक नज़र इस पर डाली। खुले लंबे बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। दुपट्टा लापरवाही से कंधे पर झूल रहा था। खूबसूरत चेहरे पर हीरे की तरह धमकती आंखें, इन्हें नजर हटाना मुश्किल होने लगा। अली 2 दफा फोन कर चुका है, अम्मी कई बार पूछ चुकी हैं, बल्कि वो तो हमारी यहाँ आमद से भी कतई नाबलद हैं। अब अगर हम मजीद लेट हुए तो अली के लिए अम्मी को बहलाना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने खड़े खड़े बताया। जरिश ने मुंह बनाया। एक तो मुझे ये आपकी वालदा माजदा समझ नहीं आई, आखिर इन्हें सारी नफरत से क्या हासिल होगा? खुद तो मुश्किल में है ही, दूसरों को भी अजियत से दो चार कर रही हैं। जरिश कहे बगैर न रह सकी। नौशीन ने इसे यूं बकवास करने पर घूरा, मगर वो सर झटक गई। वे ऐसी ही थी, दो टोक बात करने वाली। तुम नहीं समझोगी, तुम अपने छोटे से दिमाग पर जोर ना डालो तो बेहतर है। ये बड़ों के मामलात हैं, इन्हें बड़ों तक ही रहने दो। उस्मान अहमद को जरिश की बात से सख्त तकलीफ हुई, मगर बुरा माने बगैर हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो मुंह बनाने लगी। रहने दें, अब इतना भी छोटा दिमाग नहीं है मेरा। कम से कम आंखों की जुबान, लफ्जों का हेर फेर मैं भी समझने लगी। ना चाहते हुए भी उस्मान अहमद के होंठों पर इसकी बात पर मुस्कुराहट फैल गई। मसलन अब तक किस किस की आंखों की जुबान और लफ्जों के हेर फेर को समझ पाई हो? जरिश उस्मान अहमद के होंठों पर खेलती मुस्कुराहट साफ देख रही थी। फरा और नशीन भी मुस्कुरा रही थी। इसे अपनी बात का यूं मजाक में उड़ाया जाना बहुत बुरा लगा था। प्लीज भाई, मजाक मत उड़ाएं। आई एम सीरियस। इसने फौरन एहतजाज किया। हाँ, मैं भी सीरियस हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा। क्यों फरा? इन्होंने फरा को मुतवज्जा किया तो मुस्कुरा कर देखने लगी। जो मनी बात थी, कुछ पल्ले न पड़ी, लेकिन उस्मान के पूछने पर सर जरूर हिलाया। फिर शरारत से कहने लगी, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ये आप और जरिश ही जाने। वो फौरन पहलू बचा गई। आपने मम्मा से बात की? बात को मजाक के रुख पर जाते देखकर जरिश ने फौरन असल बात पूछी। मेरा मतलब है कि आपके यहाँ आने की इजाज़त पर? नहीं, मौका ही नहीं मिला। इधर उधर की ही बातें होती रही। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब भी तुम्हें हमारे आने से मना करें। इस दिन से कतई मुख्तलिफ मूड था आज चची जान का। इस दिन तो मुझे भी नाराज़ कर दिया था इन्होंने, मगर आज तो खुद ही मुझे मद्दुआ किया था इन्होंने। उस्मान भाई और चचा जान की मौजूदगी में मैं इस दिन के रवैये पर इस्तफसार नहीं कर सका, लेकिन कल इनसे ज़रूर फ़ोन पर बात कर लूँगा। यानी कि मामला भी जूं का तू है। वैसे बाय द वे, इस दिन आप इतने ख़राब मूड में वापस क्यों गए थे? फरा और नशीन जरिश की ज़बानी ही सारी सूरत हाल से बाखबर और खामोश थी, लेकिन जरिश का जहन अभी भी इस दिन वाली बात में उलझा हुआ था। कोई बात नहीं, तुम अपने जहन पर जोर मत डालो तो बेहतर है। फराह जाने का इरादा नहीं है क्या? इसे गोलमोल सा जवाब देकर इन्होंने फराह को टोका, जो खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं तो तैयार हूँ, चले। इसने फौरन कदम बढ़ाए। जरिश उस्मान अहमद की बात को यूं टाल देने पर घूर रही थी। उस्मान अहमद जाने के लिए पलटा, मगर फिर अचानक कुछ याद आया तो फौरन जरिश और नशीन को देखा। हाँ, मुझे याद आया, मैंने तुम दोनों के लिए ज्वेलर को लॉकेट बनवाने का ऑर्डर दिया है। जल्द ही मिल जाएंगे। जब दोबारा आऊँगा तो लेता आऊँगा। नौशीन तो कुछ ना समझी, अलबत्ता मारे खुशियों बसात के जरिश की हल्की सी चीख निकल गई। हाय अल्लाह! उस्मान भाई, आपको वो बात याद है? मैं तो भूल भाल गई थी। यूं ही एक बात कह दी थी मैंने, आप तो वाकई संजीदा हो गए। मैं फरा के लिए कुछ लाता और तुम लोगों को भूल जाता, ये नामुमकिन था। घर आकर फरा को ला कर दिया तो इसने भी सबसे पहले यही बात कही कि जरिश और नौशी के तहफ़ कहाँ हैं। यकीन मानो, मुझे खुद से शर्मिंदगी हो गई। तुमसे ही वही गुफ्तगू चल निकली। अब तो ऑर्डर भी दे दिया है, सेम टू सेम। फरा के लॉकेट की तरह का ही तैयार करवाने को कहा है। देखो ज्वेलर कब तक देता है। उस्मान भाई, आप बहुत तकल्लुफ़ करने लगे हैं। हम और फरा जुदा नहीं हैं। हल्के फुल्के गिफ्ट्स की कोई बात नहीं, मगर इस तरह की ज्वेलरी अच्छा नहीं लगता। नशीन ने भी कहा तो उस्मान अहमद ने इसे घूरा। क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, ये मैं तुम दोनों से बेहतर जानता हूँ। बेहतर है कि तुम अपनी फिलासफी अपने पास रखो। गिफ्ट बस गिफ्ट होता है, महंगे और सस्ते का क्या जिक्र भला। पेंट की जेबों में हाथ डाले उस्मान अहमद ने संजीदगी से कहा तो नौशीन हंस दी। आपको समझाना हमारे बस का काम नहीं। आपसे उलझने के लिए तो जरिश का ही हौसला है। मैं तो नीचे चलूँ? आओ फरा। नौशीन मुस्कुरा कर फरा के साथ नीचे उतरने लगी। उस्मान अहमद ने भी कदम बढ़ाए तो जरिश तेजी से इनके करीब आ गई। भाई बात सुने। उस्मान अहमद के उठते कदम रुक गए। मुझे सच सच बताएं, इस दिन क्या बात हुई थी? आप इतने गुस्से से क्यों गए थे? वो बहुत संजीदा थी। उस्मान अहमद ने मुकम्मल तौर पर रुख इसकी तरफ किया। चाची अम्मी ने तुमसे कोई जिक्र नहीं किया? बजाय जवाब देने के इन्होंने उल्टा सवाल किया तो इसने नफी में गर्दन
گردن ہلائی۔ نہیں، بلکہ مجھے تو اچھا خاصا ڈانٹا بھی۔ میں نے 1-2 دفعہ آپ کو فون بھی کرنا چاہا مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ کالج سے آنے کے بعد وہ تو مکمل طور پر مجھے اپنی نظروں میں رکھنے لگی۔ آپ کا ذکر کرتی ہوں تو بری طرح جھڑک دیتی ہوں۔ وہ معصومیت سے وہ سب کچھ بھی بتا رہی تھی جو اسے ہرگز نہیں بتانا چاہیے تھا۔ عثمان احمد نے الجھ کر زرش کو دیکھا۔ وہ اس سے زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ امی ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بتائیں مجھے پلیز۔ چچی جان زرش کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہیں، مگر کیوں؟ اس کے آگے ایک سوالیہ نشان تھا جس کا جواب شاید چچی جان کے کسی کے پاس نہیں تھا۔ عثمان احمد زرش کی حالت دیکھ کر مزید الجھ گیا۔ مجھے خود نہیں پتا وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ آج آیا تو میں ان سے اسی سلسلے پر گفتگو کرنے کو ہی تھا مگر امی کی وجہ سے جلدی جانا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں چچی جان سے بات کر کے اصل معاملہ ضرور سلجھاؤں گا، تم فکر نہیں کرو۔ زرش سے زیادہ انہوں نے خود کو حوصلہ دیا۔ پتہ نہیں عثمان بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مما پاپا کسی ٹینشن میں ہیں۔ وہ لوگ ہمارے سامنے کبھی اصل معاملہ نہیں لائیں گے لیکن وہ پریشان ضرور ہیں، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ پھر مما کا ری ایکشن۔ اس دن پھپھو نشین کو چھوڑنے آئی تھی تو وہ بھی سارا وقت امی کے ساتھ آپ کی شادی اور تائی امی کی باتیں کرتی رہی۔ فارا نہیں ذکر کیا تھا کہ تائی امی آپ کی شادی فوزی آپی سے کرنا چاہتی ہیں جبکہ تائی ابو راضی نہیں ہیں۔ اس دن پھپھو بھی یہی کہہ رہی تھی، آج عثمان بھائی بھی امی کو یہی بتا رہے تھے۔ کیا اسی لیے ماما پریشان ہیں؟ ساری بات عثمان احمد کے سامنے رکھ کر وہ آخر میں پوچھ رہی تھی۔ عثمان احمد حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کس قدر اطمینان سے اپنی معصومیت میں اس کے سامنے اصل بات لے آئی جس کی طرف سمان کا ابھی تک ذہن بھی نہیں گیا تھا۔ اوہ، تو اسی لیے چچی جان کا ری ایکشن ایسا تھا۔ کہیں نہ کہیں سے انہیں اصل بات پہنچی گئی ہوگی اور یقیناً وہ اس رشتے والی بات پر پریشان ہوں گی۔ میں بھی کس قدر احمق ہوں، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ بظاہر زرش کو دیکھتے ہوئے عثمان احمد کی سوچ کہیں اور محو پرواز تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ عثمان احمد کے بازو پر ہاتھ رکھے وہ پوچھ رہی تھی۔ عثمان احمد اس کے ہاتھ کے لمس پر چونکے، پھر ایک دم ہوش میں آ گئے۔ کچھ نہیں، اگر وہ اس بات پر پریشان ہیں تو تم فکر نہیں کرو، میں ان سے بات کر لوں گا۔ یہ اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے کہ اس کے لیے یوں پریشان ہوا جائے۔ عثمان احمد نے مسکرا کر کہا، بلکہ زرش کو ریلیکس کرنے کو انہوں نے ٹالا تھا۔ عثمان بھائی، آپ واقعی فوزی آپی سے شادی کر لیں گے جیسا کہ تائی امی چاہتی ہیں اور تائی ابو نہ مانے تو پھر؟ وہ جس طرح سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، عثمان احمد کو زرش کے منہ سے یہ ساری گفتگو سننا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا مگر کیا کرتا، وہ اس سے ٹوک بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھی امید رکھنی چاہیے، شادی تو میں امی اور ابو دونوں کی باہمی رضامندی سے ہی کروں گا۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب امی ابو ایک بات کریں گے، وہ کب آتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تم مت الجھو، یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں، مگر یہ دعا کرو کہ جو میرے دل کی خواہش ہے وہ ابو کے ساتھ ساتھ امی کی بھی دل کی بھی بن جائے۔ نہ جانے گفتگو کا اثر تھا یا اندرونی خواہشوں کی الغار۔ زرش کا مرمری ہاتھ تھام کر ہلکے سے تھپتھپاتے وہ خود کو ایک سب کہنے سے نہ روک پائے۔ چہرے پر دھیمی سی الوہی مسکراہٹ تھی۔ اللہ، عثمان بھائی، کیا آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ جملے کا آخری حصہ سن کر زرش فوراً اچھلی۔ عثمان احمد کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ کن لمحوں میں بہہ نکلے ہیں۔ ایک دم خفت سے دوچار ہوئے۔ زرش کا ہاتھ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ زرش کے لیے عثمان احمد کی یہ کیفیت حیران کن تھی۔ نہیں، میں یوں ہی امی ابو کی بات کر رہا تھا۔ عثمان احمد کی راہ میں ابھی نہ جانے کتنے دشوار لمحے باقی تھے۔ وہ زبان سے اقرار کر کے اس معصوم سی لڑکی کو کسی عزیز سے کبھی دوچار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ انہیں بہت عزیز تھی، نازک آپ گننے سے بھی زیادہ۔ تو پھر یہ آپ نے کیوں کہا کہ جو میرے دل کی خواہش ہے وہ ابو کے ساتھ ساتھ امی کی بھی دلی خواہش بن جائے؟ وہ شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے جرا پر اتر آئی۔ عثمان احمد کو اپنی ایک لمحے کی بے اختیاری پر ندامت ہوئی۔ ہاں تو امی ابو کا ایک فیصلہ ہو، کیا یہ میرے دل کی خواہش نہیں ہے؟ عثمان احمد بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر کہہ رہا تھا۔ وہ اسے شکی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر ہنس دی۔ یوں لگا جیسے فضا میں کئی مدھر مترم سی گھنٹیاں گنگنا اٹھیں۔ میں تو حیران ہو گئی تھی کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہوں گے، میں مان ہی نہیں سکتی۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی، کیوں؟ میں کسی کو پسند کیوں نہیں کر سکتا؟ عثمان احمد پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ اس قدر اچھی نیچر کے مالک ہیں کہ ادھر ادھر تانکنا جھانکنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ بات علی کہتا تو میں آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی، مگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہے کہ عثمان احمد فلاں کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں کبھی یقین نہیں کروں گی۔ آپ میرے لیے کیا ہیں، کاش میں آپ کو بتا سکتی۔ وہ بڑی معصومیت، بڑے بھول پن سے دل کی بات کہہ رہی تھی اور عثمان احمد حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دل تو چاہا کہ جھنجھوڑ کر اسے کہے کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکتا، میں کسی کو کیا پسند کروں گا، میرے دل و دماغ پر تو صرف تمہارا ہی عکس ہے، مگر وہ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ جیسے کسی نے گوند سے چپکا دیے تھے۔ چلیں نیچے چلتے ہیں، پھر آپ کا انتظار کر رہی ہوگی اور ماما بھی پتہ نہیں کیا سوچیں گی۔ آج کل تو ان کی ساری سوچیں جیسے میری ذات پر ہی آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تو ویسے بھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔
پہلے کی طرح معصوم انداز میں وہ اونچی آواز میں کہتی آگے قدم بڑھا چکی تھی، لیکن عثمان احمد ایک بھی قدم نہ بڑھا سکا۔ ذہن زرش کی آخری بات پر ہی اٹک گیا تھا۔ اس وقت تو ویسے بھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ عثمان احمد کو اپنے ارد گرد یہی جملے گردش کرتے دکھائی دیے تھے۔ زرش نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اسے دیکھا تو عثمان احمد بھی اس کے پیچھے چل دیے، مگر سیڑھیاں اترتے اترتے وہ ادھیڑ بن کا شکار ہو چکا تھا۔ چچی جان یقیناً میرے جذبوں سے واقف ہو گئی ہوگی۔ ان کا اس دن کا انداز زرش کو سختی سے ہمارے گھر آنے سے منع کر دینا اور میرے ساتھ اس کے موجود ہونے پر بھی ان کا نظر میں رکھنا، یہ ساری باتیں تو یہی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ میری انہونی خواہشوں تک رسائی پا گئی ہیں۔ مگر کیسے؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے عثمان احمد کا دماغ الجھتا چلا جا رہا